शतरंज के खिलाड़ी पार्ट 1। वजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में इस्त्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फ़कीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज ताश गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता न थी। घर बैठे चकोतियाँ करते थे। आखिरकार और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके विषाद बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब पीहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सद्दाली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश हों। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य देशपूर्ण टिप्पणियाँ करते रहते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पत्ती को लताड़ती थी, पर उन्हें इनका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोचती रहती थी जब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। खाने को भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाएं चाहे कुत्ते को खिलावे। पर रूबरू वह कुछ ना कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब की ही सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडे से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम का मिजाज गर्म था।
इतनी ताव कहाँ कि उसके सिर में दर्द हो और प्रति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई थी। झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती है। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे ना रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धड़े रहें और मात हो जाएं। पर जाइए सुन आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्जा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूँ? मीर, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही ना लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोरी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या करूं, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, हो जाएं, कौन किसी की रोटियां चला देता है, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेंगी। हरिया, बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए तो उसे रोके? अच्छा उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर आ जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंक जाते। देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए कि बेगम बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते तो हकीम के यहाँ की अब भी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैं तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी तार गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेबार मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूँ सिर पर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा। मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा, जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी,
यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। शतरंज के खिलाड़ी पार्ट 2। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी कि इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, उनसे कुछ मतलब न था। 8 पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे हो तो शाम ही कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं। हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है। इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। आपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती है, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी को सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे। वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसरा बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में, विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कान में जूं तक न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आती, पर सिर ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते। मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुँचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे। इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबे किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊं, हुजूर से तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा,
तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए कह दीजिएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, कल मैं खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदरीब है कि घर पर मिलो ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसी खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा कोई और तब्दील ही नहीं। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गब्दियों की तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चढ़ ली, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। शतरंज के खिलाड़ी पार्ट 3। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब औफ-दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दून दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त सह आदि 2-1 शब्दों के सिवा मुंह से कोई और वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली जाती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब को किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गौड़ों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, लो यह किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह हैं, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो सर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। यह किस्त, बस अब की सहमे मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको भूख ज़्यादा मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे। 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वजीद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थानों के लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था।
आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होंगे। यह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए सह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोना ही चाहिए, यह ऐस वहाँ कहाँ नसीब होगी, यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है, यह लो फिर किस्त। अब वह किस्त में मात हैं, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले पहले बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शतरंज के खिलाड़ी पार्ट 4। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। आबाबिलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हो। मिर्जाजी 3 तालियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। एक बार हार के साथ प्रतिकार को भावना और उग्र होती जाती थी। इधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा लिया हो। मिर्जाजी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों ज्यों बाजी कमज़ोर होती पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था, यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या है कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे, मोहरा जिसे एक चाल चलने में 5 से ज़्यादा घंटे लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर अपनी चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पीटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, अब चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखो तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, क्यों? मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मुखड़ा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार पड़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियायत और ही चीज़ है। जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी। गजुद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिक लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो बादशाह के दर्दख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चटकरे,
बहुत बड़ कर बातें ना कर मीर, जरा जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है हौसला। मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं? फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्त ने कमर की तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेशकब्ज, कट्टार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उसमें राजनीतिक भावों का अंधा पतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आई। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वाजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेड़ गिरी हुई थी। दीवारें और धूल रचित मीनारें इन लाशों को देखती और फिर धुनती थी। समाप्त।